तो हम जिस स्कीम पे डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, वो स्कीम थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम आने के पूरे चांस हैं, क्योंकि ये हमारे जो सोशल वर्क के यूनिट हैं, उन बहुत सारे यूनिट जो हमारे यूनिट है उसमें से 3-4 यूनिट से रिलेटेड स्कीम है ये। ठीक है, क्योंकि वल्नरेबल सेक्शन से रिलेटेड है ये, जो समाज के कमजोर वर्ग है, तो उनसे रिलेटेड है। तो हमारी जो यूनिट है जहाँ पर हम पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार की चीज़ें, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें हमारे समाज कार्य सिलेबस में कई यूनिट में डिस्कस किया गया है, अलग अलग संदर्भ में। तो ये स्कीम आने के पूरे चांस है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। हमने इसके फुल फॉर्म के बारे में चर्चा कर ली थी। अब हम ये देखते हैं कि स्कीम शुरू कब होती है। तो इसकी शुरुआत होती है 15 नवंबर 2023 को। 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी जिले से इसकी शुरुआत होती है, और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत होती है। जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना होती है ये। इस योजना के बारे में जो अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है वो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में इस योजना से संबंधित कोई भी बात आपसे पूछी जाए तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं जो टेलीग्राम पे क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी उसमें होते हैं, सिलेबस से रिलेटेड होते हैं और करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। आज मैंने जो क्वेश्चन पोस्ट किए हैं वो पीएम जनधन योजना है, जिसमें मैंने इस चीज को पूछा है कि कितने विशेष समुदाय के लिए ये योजना लॉन्च की गई है। तो 75 विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह, जिसे हम पीवीटीज के नाम से जानते हैं, इनको लक्षित करते हुए ये योजना पीएम जनधन योजना लॉन्च की गई है। ठीक है। जो विभिन्न मंत्रालय विभागों की योजनाओं से बाहर रह गए थे ये समूह, उनको इसमें कवर किया गया है। इस मिशन का वित्तीय आवंटन लगभग 2400 करोड़ रुपए है। यहाँ 9 प्रमुख मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। केंद्रीय जनजातीय मामलों का मंत्रालय, ये चीज आपको याद रखना है। इस और केंद्रीय जनजातीय मंत्रालयों का मंत्रालय नोडल और समन्वयक मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा, जबकि अन्य 8 क्षेत्रीय मंत्रालय विभाग संबंधित हस्तक्षेपों को लागू करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण स्कीम है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि कितने मंत्रालय इसको साथ में मिलकर जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें क्या है, इसमें 75 पीवीटीज को कवर किया गया है। प्रधानमंत्री जो है के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है, और कब लॉन्च की गई है, तो जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर, जो कि बिरसा मुंडा की जयंती है, 15 नवंबर 2023। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसका फुल फॉर्म महत्वपूर्ण है। फोकस किस क्या किया गया है इसमें, इस योजना के अंतर्गत किन चीजों पर फोकस किया गया है, तो हम देखते हैं कि रूरल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन पे फोकस किया गया है, एजुकेशन पे फोकस किया गया है, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है, हेल्थ एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है, वुमेन उसके साथ पावर पे फोकस किया गया है, ट्राइबल लाइवलीहुड पे फोकस किया गया है, यानी कि जो जनजाति हैं उनकी आजीविका पर फोकस किया गया है, और बुनियादी संरचना पर फोकस किया गया है, बुनियादी ढांचे पर फोकस किया गया है। तो ये इस योजना के फोकस क्षेत्र है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है इस योजना से संबंधित। आइए आगे देखते हैं। जो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों को क्लियर हो रही है, कमेंट में बताएं। क्लियर है? जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों को क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? यस लिखें। ओके। ठीक है। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक रिपोर्ट के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का जो रिलेवेंस आप समझ सकते हैं, क्योंकि एचडीआर से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तो इस वजह से हमेशा संभावना बनी रहती है इस रिपोर्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। मानव विकास रिपोर्ट, लोग इस नाम से परिचित होंगे। एचडीआर यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसकी थीम क्या है, इस बार टाइटल क्या है, ब्रेकिंग द डेडलॉक री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन पोलराइज्ड वर्ल्ड, यानी कि गतिरोध को तोड़ना, ध्रुवीकृत दुनिया में सहयोग।
की पुनर्कल्पना। ठीक है, भारत वैश्विक मानव विकास सूचकांक में 134वें स्थान पर है। स्विट्जरलैंड को पहले स्थान पर रखा गया है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की गई है। ठीक है, हमें यहाँ पर तीन चीजें याद रखनी है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, भारत इस रिपोर्ट में किस स्थान पर है, और जो है ये रिपोर्ट का टाइम पीरियड क्या है, 2023-24 की रिपोर्ट है। इसकी थीम भी हमें याद रखनी है। इसका थीम क्या है, गतिरोध को तोड़ना, ध्रुवीकृत दुनिया में सहयोग की परिकल्पना। ठीक है, तो ये इस रिपोर्ट की थीम है। अन्य चीजें यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसके बारे में आपने काफी सुना होगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, और इसके तहत क्या होगा, ये चीजें हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी। 106वां संविधान संशोधन 2023। तो संविधान संशोधन का जो क्रम है, ये जो 33% रिजर्वेशन दिया जा रहा है महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में, इसका जो संविधान संशोधन क्रम है वो 106वां है। यानी कि 106 नंबर को जो संविधान संशोधन 2023 में किया गया है, उसका उद्देश्य महिलाओं को आरक्षण देना है। और कहाँ पर, लोकसभा और विधानसभा में। इसे आमतौर पर महिला आरक्षण विधेयक के नाम से जाना जाता है, इसलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, ये किस नंबर का है, कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की गई है, ये चीजें पूछी जा सकती हैं, इम्पोर्टेंट है। और किसके लिए है, क्योंकि आप भी समझ जानते हैं, ये चीज आपने पढ़ा है, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बार बार आया है। जो हमारा 73वां और एवं 74वां संविधान संशोधन है, जो 1992 में हुआ था, इसके तहत हमने जो है क्या किया था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया था। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया था। इसमें 33% आरक्षण हमने जो है किसको दिया था, ग्राम पंचायतों के लिए दिया था। जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, स्थानीय स्तर का जो प्रशासन होता है, वहां पर 33% आरक्षण की बात की गई थी 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में। लेकिन जो हमारी बड़े स्तर पे जो पंचायत है, जिसे हम लोकसभा विधानसभा के नाम से जानते हैं, वहां पर ऐसे आरक्षण की कोई बात नहीं की गई थी। बात तो की जा रही थी, प्रयास भी किए गए, लेकिन फाइनली वो चीजें लागू नहीं हो पाई थी। हालांकि ये जो संविधान संशोधन हुआ है 106वां, ये अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये प्रावधान पूरी तरह से संसद से पास हो चुका है। तो 33% आरक्षण की बात की गई है लोकसभा में और राज्यसभा में। ठीक है, और जहां पर ये 1992 में हुआ था 73वां और 74वां संविधान संशोधन 33% आरक्षण के लिए, तो जो 106वां संविधान संशोधन है, ये कब हुआ है, तो ये 2023 में हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज को आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर आप जब लगाते हैं तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, लोकसभा में यह बिल पेश किया गया और महिलाओं के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में 33% आरक्षण की बात इसके माध्यम से की गई। हम थोड़ा जो है देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन कितना है महिलाओं का इस टाइम। और जो भी लेटेस्ट चुनाव हुआ है 18वीं लोकसभा का, उसमें भी हम देखेंगे कि कितना रिप्रेजेंटेशन है। Presence of female MPs in the Lok Sabha exhibited a gradual enhancement, progressing from mere 5% in first Lok Sabha to an increase 14% in the 17 लोक सभा। ठीक है, यानी कि अगर हम हिंदी में बोले तो लोकसभा में महिला सांसदों की उपस्थिति ने धीरे धीरे वृद्धि दिखाई है। जो हमारी पहली लोकसभा थी वहां पर 5% महिलाएं, और जो हमारी 17वीं लोकसभा, जिसका कार्यकाल 2024 में समाप्त हुआ है, 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो ये जो हमारी लोकसभा है, 17वीं लोकसभा जो बीत चुकी है, वहां पर 14% महिलाएं थी। 2019 के आम चुनाव में 716 महिलाओं ने भाग लिया था उम्मीदवारी के तौर पे, जिनमें से 78 महिलाएं सांसद के तौर पर चुनकर आई थी। 17वीं लोकसभा में ये चुनी गई थी, कितनी, 78 महिला सांसद। 2014 के पिछले चुनाव की तुलना में लगभग एक चौथाई अधिक थी, जहां 62 महिला सांसद चुनी गई थी। यानी 2014 में हम देखेंगे तो कितनी थी, 62 थी। वहीं 2019 में कितनी महिलाएं चुनी गई थी, 78। ठीक है,
अभी हम डाटा देखेंगे जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें कितनी प्रतिशत महिलाओं का चुनाव हुआ है, कितनी प्रतिशत महिलाएं चुनी गई हैं वो भी देखेंगे। ये जो डिस्कशन अभी हम कर रहे हैं ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इन केस ये जो है कथन निष्कर्ष के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि इंक्रीज हुई है कि घटी हुई है। ठीक है, लोकसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ी है कि घटी है, ये प्रश्न बन सकता है। जेंडर रिप्रेजेंटेशन इन द 18th लोकसभा, जो हमारी 18th लोकसभा है जिसके चुनाव हाल ही में हुए संपन्न हुए हैं, comprise 74 men and 469 men. Women MPs make up only 13.6 of all MPs. A regression from 2019 इलेक्शन, यानी कि कमी देखी गई है, रिग्रेशन देखा गया है। इसमें 74 महिलाएं चुनकर आई। अभी हमने देखा कि 2019 का जो हमारा इलेक्शन हुआ था, जो 2024 तक संपन्न हुआ है 17वीं लोकसभा का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि कितनी महिलाएं चुनकर आई थी, तो यहाँ पर 78 महिलाएं चुनकर आई थी। लेकिन अभी जो ये चुनाव हुआ है 18वीं लोकसभा का, ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कितनी महिलाएं चुनकर आई हैं, 74 महिलाएं चुनकर आई हैं। ठीक है, 74। तो जो है रिग्रेशन हुआ है, कमी आई है। ठीक है, महिला सांसदों की कुल संख्या, सांसदों का कुल केवल 13.6% है। इससे पहले हमने देखा 2019 के इलेक्शन में कितना था, 14.4%। तो हम ये समझ सकते हैं कि कमी आई है। और चूंकि कमी आई है, चूंकि बहुत ही जेंडर से रिलेटेड जो है, जेंडर जो एजुकेशन है, जेंडर रिप्रेजेंटेशन है, अन्य विभिन्न प्रकार के जो जेंडर गैप है या जेंडर एम्पावरमेंट है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं, इस बार भी जेंडर गैप, जेंडर रिप्रेजेंटेशन, जेंडर बजट, जेंडर बजट से क्वेश्चन 2024 के उसमें आया है पेपर में। तो इस प्रकार हमको ये इस चीज़ों को समझना जरूरी होता है क्योंकि क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो हम देखेंगे कि 2019 में जो चुनाव हुए थे वहां पर जहां ये रिप्रेजेंटेशन 14.4% था, वहीं जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है 2024 में, वहां पर ये 13.6% है। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि क्या हुआ है, कमी आई है। 4 महिला सांसदों की इस बार संख्या कम हुई है 2024 के इलेक्शन में। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें, ग्लोबल कंपैरिजन एंड इंडिया रैंकिंग देखें, तो यहाँ पर निकल कर आता है कि 2023 में 52 देशों में औसतन 27.6 महिला सांसद थी, यानी कि जो महिला सांसद का प्रतिशत था 52 देशों में वो कितना है, वो 27.6%। वैश्विक स्तर पर महिलाओं की संख्या कुल सांसदों का 26.9% है। 18वीं लोकसभा से पहले भारत को 185 देशों में से 143वें स्थान पर था। यानी कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा, यानी कि लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के तौर पर भारत 18वीं लोकसभा से पहले 185 देशों में 143वें स्थान पर था। चूंकि 18वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कम हुई है, तो सिंपल सी बात है कि रैंकिंग में 5 या 6 स्थानों की गिरावट होने की उम्मीद है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो ये पॉइंट क्लियर है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं हमें, क्लियर है, क्लियर है ना। ये अभी जो हमने डिस्कशन किया है ये क्लियर है आप लोगों को, वॉइस आ रही है। ओके 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 ओके। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। हंगर इंडेक्स से क्वेश्चन पिछले 2-3 साल में पूछे गए हैं। इस बार हालांकि नहीं आया है, फिर भी आने की संभावना पूरी रहती है, हमेशा से इम्पोर्टेंट इंडेक्स है ये। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये एनुअल इंडेक्स है, हर साल जारी होता है। ठीक है, एक सेकेंड। एनुअल इंडेक्स है, ये हर साल जारी होता है। और क्योंकि हर साल जारी होता है तो इंडिया की रैंकिंग भी हर साल कम ज़्यादा होती रहती है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे इंडिया का रैंक कितना है, 111th रैंक है आउट ऑफ 125 कंट्रीज इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक कितना है, 111 है 125 देशों में।
इसके बाद हम देखेंगे कुछ अदर इम्पोर्टेंट कंपैरिजन के बारे में देखेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अदर देशों का क्या स्थान है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं। क्योंकि दक्षिण एशिया में भारत को बड़ा भाई माना जाता है, क्योंकि सारे देश विभिन्न प्रकार से, चाइना चाइना हालांकि दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है। तो जितने भी देश हैं, नेपाल है, जो बांग्लादेश वगैरह, ये जितने भी देश है, श्रीलंका, इन सब में भारत को सबसे बड़ा भाई माना जाता है। तो भारत की रैंकिंग हम देख लेते हैं इन देशों की तुलना में। ठीक है। तो हम देखेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 111 रैंक इसकी है, भारत की है, जिसमें देश की बालक की अल्प पोषण दर 18.7% के साथ सबसे अधिक है। 2022 में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर था। भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 102वें स्थान पर, बांग्लादेश 100 बांग्लादेश 81वें स्थान पर, नेपाल 69वें स्थान पर। इस प्रकार आप देख सकते हो कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो हमसे बेहतर स्थिति में। जबकि श्रीलंका में पिछले साल क्या हुआ, सरकार के क्या जो है राजनीतिक स्थिरता कैसी थी, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है। बांग्लादेश में भी क्या चल रहा है आपने देखा है। तो फिर भी जो इस ये जो इंडेक्स है, इस पे सवाल भी उठते हैं, क्योंकि जो पैरामीटर है और जो सैंपल का साइज है, इन चीज़ों को लेकर सवाल उठते हैं। सरकारी आंकड़े को पूरी तरह से सहमत नहीं होती है कि हमारा स्कोर पड़ोसी देशों से कम कैसे हो सकता है। विशेषकर सारे पड़ोसी देश जो हमसे खुद मदद लेते हैं, उनसे कम हमारा कैसे हो सकता है। ठीक है। तो 4 प्रकार के पैरामीटर हैं, डायमेंशन है, जिनके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। जिसमें अंडर न्यूरिशमेंट है, यानी अल्प पोषण है, चाइल्ड स्टंटिंग है, और चाइल्ड वास्टिंग है, चाइल्ड मोर्टिलिटी है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रत्येक देश का GHI स्कोर एक फार्मूला के आधार पर गणना किया जाता है, जो भूख की बहुआयामी प्रकृति को समेटने वाले 4 संकेतों को मिलाकर बनता है। ठीक है। अल्प पोषण में आप समझ सकते हैं, खान पान न्यूट्रिशन से संबंधित चीजें बच्चों तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो ये अल्प पोषण की समस्याएं होती हैं। बालक का ठीकनापन, यानी कि जो है एज के हिसाब से जो लंबाई होती है, हाइट के हिसाब से, इसके बाद जो हाइट के हिसाब से लंबाई है, बाल मृत्यु दर, ये 4 जो है डायमेंशन है, इंडिकेटर है, इनके माध्यम से रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जेंडर गैप रिपोर्ट। जेंडर गैप रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इस बार क्वेश्चन भी आया था जेंडर इंपावरमेंट से रिलेटेड। तो ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। इंडिया हैज क्लाइम्ड 8 प्लेस इन एनुअल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 एंड इज रैंक 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। टर्म ऑफ जेंडर पैरिटी फॉर 135 लास्ट ईयर। ठीक है। तो ये रिपोर्ट हमें क्या बताती है? ये रिपोर्ट हमें जेंडर गैप के बारे में बताती है, और ये रिपोर्ट जो है एनुअल प्रकाशित होती है। तो एनुअल का मतलब है कि हमें हर बार इस रिपोर्ट से अपडेट रहना है, क्योंकि ये रिपोर्ट एग्जाम में बार बार आ सकती है। ठीक है। ठीक है। भारत ने वार्षिक जनगणना रिपोर्ट में 8 स्थानों की छलांग लगाई है, और लिंग समानता के मामले में 140 देशों में से 127वें स्थान पर है, जबकि पिछले साल ये 135वें स्थान पर थी। तो ये चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है। इसके भी कुछ डायमेंशन है, कुछ की हैं, जिसके माध्यम से रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो वो डायमेंशन, वो की बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहला 4 की मार्कर ऑफ इंडेक्स, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। महिलाओं का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कैसा है, उन्हें कितने अवसर मिलते हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के अदर एक्टिविटी में। एजुकेशनल अटेनमेंट उनका कैसा है, हेल्थ एंड सर्वाइवल, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो ये 4 की मार्कर हैं, जिनके बेस पर ये रिपोर्ट, ये इंडेक्स तैयार की जाती है। ठीक है। इनको हमने हिंदी में भी दिया है, जो लोग हिंदी माध्यम से वो देख सकते हैं। 4 मुख्य जो मानक हैं: आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। इससे क्वेश्चन आ चुका है, जिन मानक से क्वेश्चन आ चुका है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, और पूछा गया था कि जेंडर गैप रिपोर्ट में कौन से मानक जो है शामिल होते हैं या नहीं शामिल होते हैं, ऐसा प्रश्न आ चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, तो इसे आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे है, और इस सर्वे से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और पूछी जाती रही हैं।
ठीक है। तो ये सर्वे में जो चीज़ें निकल कर आती हैं उसका डेटा गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज में यूज करती है, नीतियाँ बनाने में यूज करती है, और अन्य प्रकार के जो दूसरे कार्यक्रम हैं उसमें यूज करती है। इस प्रकार से ये रिपोर्ट, ये सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें ये सर्वे ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इस सर्वे को ऑर्गेनाइज करता है। कौन करता है? एक सेकेंड। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर। ठीक है। तो ये जो मिनिस्ट्री है, ये मंत्रालय है, इस सर्वे को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है। और ये सर्वे 2 से 3 साल में के अंतराल पर एक बार होता है। अंतराल जानना जरूरी है यहाँ पे। यहाँ पे 2 से 3 साल का अंतराल होता है, जनरली 3 साल का अंतराल होता है, क्योंकि लास्ट जो हमारा एन एफ एच एस 4 हुआ था, वो कब हुआ था? वो 2015-16 में हुआ था। ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो NHS 5 है, NFHS 5, ये 2020-21 में हुआ है। तो इस प्रकार ये पहली चीज तो इसकी डेट ही इम्पोर्टेंट है। डेट आपको याद रखना है कि 4 और 5 कब हुआ है, क्योंकि पूछा जा सकता है, मैचिंग के फॉर्म में आ सकता है। 3-4 सर्वे एक साथ दिए जा सकते हैं, पूछा जा सकता है कि 4 कब हुआ, 5 कब हुआ। ओके। तो हम देखेंगे कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, इसका हिंदी में नाम है, एक व्यापक स्तर का चरणीय सर्वेक्षण है जो पूरे पूरे भारत में प्रतिनिधि नमूना परिवारों पर किया जाता है। यानी कि जो पूरी भारत की फैमिली है, उनसे नमूने लिए जाते हैं, और उन नमूनों के माध्यम से जो है सैंपल लेके इस चीज को कंडक्ट किया जाता है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सब हमने इस सर्वे में कवर किया है, जैसे कि टोटल फर्टिलिटी रेट और अदर इम्पोर्टेंट चीजें। तो 2020-19-21 में हुआ है NFHS 5। इसमें जनसंख्या, स्वास्थ्य और पारिवारिक कल्याण के प्रमुख क्षेत्रों और संबंधित क्षेत्रों जैसे जनसंख्या की विशेषताएं, प्रजनन क्षमता, परिवार नियोजन, शिशु और बाल मृत्यु दर, मातृ और बाल स्वास्थ्य, पोषण और एनीमिया रोग, स्वास्थ्य देखभाल, महिलाओं का सशक्तिकरण आदि पर विस्तृत जानकारी शामिल होती है। और इस जानकारी का सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं में, नीतियों में उसका प्रयोग करती है। इस प्रकार ये सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरकार जो भी योजनाएं बनाती है उनमें विभिन्न प्रकार के सर्वे से ही डाटा लेती है। इस वजह से सर्वे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सरकार समय समय पर सर्वे करवाती रहती है। हमारी जनगणना भी एक प्रकार का सर्वे ही है। ठीक है। द स्कोप ऑफ NFHS 5 इज एक्सपेंडेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ अर्लियर राउंड ऑफ सर्वे NFHS 4। यानी कि जो हमारा NFHS 4 का जो सर्वे हुआ था और NFHS 5 का जो सर्वे हुआ है, इसमें कुछ चीजें नई शामिल की गई हैं 5 वाले में, जैसे कि डेथ रजिस्ट्रेशन। ठीक है। प्री स्कूल एजुकेशन, एक्सपैंड डोमेन्स ऑफ चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें जो 4th वाले सर्वे में कवर नहीं की गई थी, इस सर्वे में कवर की गई हैं। एडिशनल कंपोनेंट ऑफ नॉन केमिकल डिजीज के बारे में भी चर्चा की गई है, और एक्सपैंड रेंज फॉर मेजरिंग हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज इन ऑल एज 15 ईयर्स। यानी कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन की से संबंधित जो मापने की उम्र थी उस पर विस्तार किया गया है। नॉन कम्युनिकल डिजीज के बारे में अगर हम बात करें, जो गैर संक्रामक रोग हैं उसमें आप डायबिटीज को ले सकते हैं, डायबिटीज भी इसी में आता है। ठीक है। कैंसर को ले सकते हैं, कैंसर भी इसी में आता है। तो ये सब नॉन कम्युनिकल जो है डिजीज है। ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की चीजें जो नई शामिल की गई हैं वो यहाँ पर दी हुई है। ठीक है। ये सारी चीजें। इसके बाद हम देखते हैं जो इसकी अन्य इम्पोर्टेंट चीजें हैं इस सर्वे की। ये सर्वे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इस वजह से शार्ट नोट इसके बना लीजिएगा आप, और इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना अगर एक बार में चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है तो।
इस प्रकार NFHS5 महत्वपूर्ण संकेतकों पर जानकारी प्रदान करता है जो देश में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को ट्रैक करने में सहायक है। ठीक है, किसके लिए सहायक है? जो एसडीजी से संबंधित हमारे गोल्स हैं उनको भी ट्रैक करने में सहायक है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये चीजें कितनी महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण डेटा यहाँ पर जो इस सर्विस से आपको जानना जरूरी है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो इस प्रकार है कि कुल प्रजनन दर यानी कि हमारी TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो NFHS4 जिसमें 2.2 थी से NHS5 में 20 हो गई है। ठीक है, यानी कि अब हमारी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, कुल प्रजनन दर है, वो कितनी है? 2.0। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है इसके, भारत में केवल 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर यानी कि रिप्लेसमेंट स्तर से ऊपर है। रिप्लेसमेंट स्तर का मतलब है कि जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उतने ही लोगों की डेथ हो रही है। ये राज्य के उन कौन कौन से हैं? बिहार है, मेघालय है, ठीक है, झारखंड है और मणिपुर है। ठीक है, भारत में केवल 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर से ऊपर है। प्रतिस्थापन दर हमारी कितनी है? 2.1। बिहार और मेघालय में देश की सबसे उच्च प्रजनन दर है, जबकि सिक्किम और अंडमान निकोबार देशों में सबसे कम है। ठीक है, तो बिहार और यूपी और झारखंड, इन राज्यों पे अभी फोकस करना बाकी है। यहाँ पर हमारी प्रजनन दर काफी ज्यादा है, उच्च प्रजनन दर है। घरेलू हिंसा से संबंधित डाटा निकल कर आया है कि 2015-16 में घरेलू हिंसा 21.2% से घटकर 2019-21 में 293% हो गया, यानी कि क्या हुआ है? कमी आई है। पहले इतनी थी 30.2, अब 29.3 है। ठीक है, घरेलू हिंसा से संबंधित जो अधिनियम है रोकथाम के लिए, वो 2005 में आया है और ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय रिपोर्ट सामाजिक, आर्थिक और अन्य पृष्ठभूमि विशेषताओं के अनुसार डेटा भी प्रदान करती है, जो नीति निर्माण और प्रभावी कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए उपयोगी है। ओके, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा था जो आपके साथ में डिस्कस किया। करंट अफेयर्स में ये सारे टॉपिक वो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। हम क्योंकि जो है NFHS5 डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये भी जान लो कि जो हमारा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है यानी कि शिशु मृत्यु जो है शिशु मृत्यु दर है वो कितनी है? 35। ये मीटिंग 10 मिनट बाद जो है हो जाएगी। ये डेटा आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, कितनी है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट यानी कि IMR? IMR कितना है इस टाइम? तो जो हमारा एन NFHS5 है, इसके अकॉर्डिंग ये कितना है? तो इसके अकॉर्डिंग ये 35.2 है। कितने पे? 1000 बच्चों का। ठीक है, इसी प्रकार हम अगर अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट के बारे में बात करें, जो अंडर 5 है, तो वो कितना है? वो 41 है। ठीक है, इसी सर्वे के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये चीजें आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि IMR कितना है। IMR का फुल फॉर्म होगा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे हमने वो टॉपिक डिस्कस किए हैं, और आज की क्लास हमारी जो है यहीं तक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने कवर की हैं जो एग्जाम में आ सकती थी। ठीक है, अभी अगर आपका कोई कमेंट है, कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हो, फिर हम क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी और ये वीडियो आपके ऐप पर भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई डाउट है तो जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।
थैंक यू सो मच।